हेलो गाइस। आज हम जिस किताब के बारे में बात करने वाले हैं उस किताब का नाम है अवाहन। अवाहन नाम पढ़ना थोड़ा मुश्किल है। खैर, मैं आपको इस किताब के बारे में बताऊंगा कि किताब वाकई में पढ़ने लायक है या नहीं, और अगर वाकई में किताब पढ़ने लायक है तो आप इस किताब से क्या क्या उम्मीद कर सकते हैं। आज मैं आपको जिस किताब के बारे में बात करने वाला हूँ वो किताब मिस्ट्री से भरी हुई है, या फिर आप कह सकते हो रहस्य से भरी हुई है। इस किताब में वो सब है जो एक किताब में होनी चाहिए। तो शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत कार एक्सीडेंट से शुरू होती है। कार एक्सीडेंट जिसमें रोहन और उसका कुछ ही दिन पहले पैदा हुआ बच्चा निश्चय की जान चली जाती है, पर इस एक्सीडेंट में उसकी वाइफ की जान बच जाती है। खैर, ये अलग बात है। कहानी में मसला तो रोहन की वसीयत से शुरू होता है। रोहन के मरने के 2 दिन बाद रोहन की वसीयत आती है। रोहन की वसीयत में क्या लिखा है ये तो बात की बात है। सवाल तो ये उठता है कि क्या रोहन को पता था कि उसकी जान जाने वाली है, और अगर उसे पता था तो उसने इस बारे में किसी को कुछ कहा क्यों नहीं। क्या ये वसीयत उसी ने लिखा था या फिर किसी और ने, इस बारे में तो किताब पढ़ के ही पता चलेगा। इंस्पेक्टर जैद जो रोहन की केस की छानबीन कर रहे हैं, और इसके अलावा वो रोहन के बचपन के दोस्त भी हैं, पर रोहन के केस ने उन्हें घुमा कर रख दिया। रोहन की वसीयत ने तो उनका माथा ही खराब कर दिया है। रोहन की वसीयत, इसे मैं डिस्प्ले में डाल देता हूँ, आप लोग इसे पढ़ लेना। तो उम्मीद है कि आप लोगों ने इसे पढ़ लिया होगा। रोहन की वसीयत पढ़ने में सिंपल लगती है, परंतु इसमें काफ़ी कुछ छुपा हुआ है। रोहन की वसीयत में तामपत्रों का जिक्र है। तामपत्र पुराने वक्त में संस्कृत और वैदिक संस्कृत लिखने में काम आता था। इसे पेड़ों के छाल से बनाया जाता है। आजकल इसका उपयोग लगभग खत्म हो चुका है। जिस तामपत्र का जिक्र रोहन की वसीयत में है वो तामपत्र करीबन 5-6 हज़ार सालों से भी ज़्यादा पुरानी है, और इसकी लिपि तो इससे भी पुरानी। इन सब के अलावा इसकी भाषा इतनी पुरानी है कि इसका अनुवाद करना भी आसान नहीं है। और रोहन के लॉकर में मिला अजीब निशान जो और भी ज़्यादा कंफ्यूजन क्रिएट कर देता है। इन सभी चीज़ों का क्या मतलब है किसी को भी नहीं पता है। क्या रोहन की जान जाना एक्सीडेंट ही था या फिर कुछ और? इसी बारे में इंस्पेक्टर जय सोच ही रहे थे कि उन्हें एक और एक्सीडेंट की जानकारी मिलती है, जिसकी फ़ोटो देखकर उनका दिमाग और ख़राब हो जाता है। उन्हें यकीन ही नहीं होता कि यह कैसे हो सकता है। वो फ़ोटो किसी और की नहीं, रोहन की थी। रोहन जिसकी जान कुछ महीने पहले ही जा चुकी है, जिसकी छानबीन खुद इंस्पेक्टर जैद कर रहे हैं। फ़ोटो हूबहू रोहन की तरह लग रही थी, पर जिसकी जान पहले ही जा चुकी है वो आज कैसे मर सकता है। रोहन का एक्सीडेंट 26 फरवरी को हुआ, और रोहन का हमशक्ल की लाश आज मिली। किताब के टाइमलाइन के हिसाब से 24 मार्च 2009। इंस्पेक्टर जैद जिनका दिमाग पहले से ही रोहन की वसीयत से घुमा हुआ है, वो रोहन की लाश मतलब हमशक्ल लाश से और भी घूम गया है। उन्होंने लाश की डीएनए चेकअप भी किया जो हूबहू रोहन से मैच कर रहा है। एक ही इंसान 2 बार कैसे मर सकता है, यही सोचकर उनका दिमाग और ख़राब हो रहा है। फोरेंसिक्स एक्सपर्ट डॉक्टर मजुमदार जो रोहन की हमशक्ल लाश की जांच कर रहे हैं, उन्हें इस लाश ने चौंका कर रख दिया है। 24 मार्च को मिला रोहन की हमशक्ल की लाश जो एक्सीडेंट में बुरी तरह चोटिल हो गया था। वो मरने के बाद भी लाश अपने घाव को खुद ब खुद ठीक कर रहा है। डॉक्टर मजुमदार ने इंस्पेक्टर जैद को बताया कि रोहन की हमशक्ल की लाश दिल रुकने के बावजूद भी उसकी बॉडी खुद ब खुद ठीक हो रही है। कहने के लिए तो ये मर गया है, पर फिर भी उसका घाव खुद ब खुद भर रहा है, मतलब जिंदा लाश। इन सभी बातों ने इंस्पेक्टर जैद का माथा ही घुमा डाला है। पहले तो रोहन की वसीयत, फिर उसमें 5-6 हज़ार साल पुराना तामपत्रों का जिक्र, बैंक के लॉकर में मिला अजीब निशान, अब फिर रोहन का हमशक्ल की लाश जो खुद ब खुद ठीक हो रही है। कहानी इसी तरह आगे बढ़ती रहती है। एक समय से सॉल्व नहीं होता कि दूसरी समय से सामने आ जाती है। अब तक इंस्पेक्टर जैद इन्हीं सब बातों को समझने की कोशिश में ही लगे थे कि उन्हें 3 अप्रैल को एक और लाश के बारे में पता चलता है, और ये लाश भी रोहन की तरह ही दिखती है। और बात यही नहीं रुकती। 8 अप्रैल को एक और लाश मिलती है, और यह सिलसिला आगे बढ़ती रहती है। अब तक इंस्पेक्टर जैद का दिमाग पूरी तरीके से घूम चुका था। 26 फरवरी को रोहन के एक्सीडेंट के बाद उसका हमशक्ल लाश मिलने का सिलसिला शुरू हुआ। पहली हमशक्ल लाश 24 मार्च को, दूसरी हमशक्ल लाश 3 अप्रैल को, और तीसरी हमशक्ल लाश 8 अप्रैल को, और चौथा और 5वीं हमशक्ल लाश 10 अप्रैल को मिली, और ये सिलसिला आगे बढ़ ही रहा है। डॉक्टर मजुमदार ने इंस्पेक्टर जैद को बताया कि कोई है जो रोहन को बार बार मार रहा है, और इसके अलावा रोहन की लाश हमें जितनी बार भी मिली उसमें कुछ न कुछ अजीब है। किसी में एक बूंद खून भी नहीं है तो किसी में पूरा का पूरा दिल ही गायब है।
इंस्पेक्टर जैद तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है कि एक ही इंसान इतनी बार कैसे मर सकता है। ना केवल उनका शकल मैच कर रहा है बल्कि पूरा का पूरा डीएनए मैच कर रहा है। जिस रहन को इंस्पेक्टर जैद बचपन से जानते थे, अब उन्हें लगने लगा था कि वे उनके बारे में कुछ भी नहीं जानते। कहानी इसी तरह आगे बढ़ती रहती है। एक समस्या सॉल्व नहीं होती कि दूसरी समस्या सामने आ जाती है। इस किताब की सबसे अच्छी बात मुझे यह लगी कि इस किताब में जितने भी रहस्य है उसको सॉल्व करने के लिए भगवद गीता का उपयोग बार बार किया जाता है। जब भी हम किसी समस्या में होते हैं तो भगवद गीता की मदद से उस समस्या को सॉल्व करने की कोशिश किया जाता है। वैसे में तो इसकी स्टोरी मिस्ट्री थ्रिलर से भरी हुई है, पर जब भी भगवद गीता का श्लोकों का वर्णन होता है, किताब पढ़ने में अलग ही मजा आ जाता है। कहानी आपको कहीं पर भी बोर नहीं करती है। इस किताब का वर्तमान टाइमलाइन 2009 के आसपास रिवॉल्व करती है। नॉर्मली भगवद गीता पढ़ना थोड़ा मुश्किल होता है, ज़्यादातर लोग तो इसे पढ़ ही नहीं पाते, पर अगर कोई किताब हमें कहानी के साथ गीता का व्याकरण भी दे दे तो बात ही अलग है। ऐसे कहानी का कोई तुक ही नहीं बनता जो हमें कुछ सिखाता ना हो। मेरा कहना है कि आप इस किताब को ज़रूर पढ़ना। ये किताब हमें काफ़ी कुछ सिखाती है और इसके अलावा इसकी स्टोरी बहुत ज़्यादा अच्छी है और किताब पढ़ने में मज़ेदार तो है ही। अगर इस किताब के ऊपर कभी कोई मूवी बनी तो मैं तो उसे पक्का देखूँगा। अब तक इस किताब के 5 भाग बन चुके हैं और मुझे नहीं पता कि इसकी स्टोरी कंप्लीट है या नहीं। पहला भाग आह्वान, इसका मतलब पुकारना होता है, पता नहीं मैं क्यों बता रहा हूँ आपको। खैर, दूसरा स्तुति, तीसरा आहुति, चौथा अग्निहोत्र और 5वां स्वाहा। पता नहीं इन किताबों का नाम मैं आपको सही बता भी रहा हूँ या नहीं। खैर, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना और मुझे बताना कि मुझे वीडियो बनाने के लिए क्या क्या सुधार करने की ज़रूरत है।